वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर एंड लर्निंग बिकम्स पावरफुल। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर, एनिमल क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसे कहते हैं प्राणियों का वर्गीकरण। देखो, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसका मतलब है कि हम इसकी पूरी फाउंडेशन यानी इसकी नींव को एकदम सॉलिड करेंगे। सारे बेसिक्स यानी मूलभूत बातों को हम एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। जरा सोचो, समुंदर में एक जायंट व्हेल, जमीन पर चलती हुई एक छोटी सी आंट और आसमान में उड़ता हुआ एक ईगल, इन सब में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। तो इस चैप्टर में हमारा मेन गोल यही समझना है कि साइंटिस्ट्स यानी वैज्ञानिक इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को आखिर स्टडी करते कैसे हैं। अच्छा, अब ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, 7 मिलियन यानी 70 लाख, पता ये क्या है? रीसेंट स्टडीज के अनुसार ये हमारी अर्थ पर मौजूद एनिमल स्पीशीज यानी जीव प्रजातियों का एक एस्टिमेटेड नंबर है। मतलब लगभग 70 लाख अलग अलग तरह के जानवर। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक समस्या बन जाता है। सोचकर देखो, इतनी सारी स्पीशीज को एक एक करके पढ़ना, उनको समझना, उनके बारे में जानना, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को, इस विशाल विविधता को हम स्टडी करें तो आखिर करें कैसे। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में गए हैं जहां 70 लाख बुक्स हैं, लेकिन वहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई कैटलॉग नहीं है, कोई बुक हिस्ट्री की है, कोई साइंस की है, सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ और मुझे क्वांटम फिजिक्स पर एक पर्टिकुलर बुक ढूंढ कर लाओ, तो क्या यह पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, आप तो खो जाओगे उसमें। ठीक ऐसी ही प्रॉब्लम साइंटिस्ट फेस करते हैं इस विशाल एनिमल किंगडम के साथ। तो इस लाइब्रेरी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस लेसन में एक रोड मैप यानी एक रास्ता फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एनिमल डाइवर्सिटी यानी प्राणियों की विविधता की एक बिग पिक्चर लेंगे। फिर हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये वर्गीकरण है क्या चीज। उसके बाद हम इसके फायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसकी हिस्ट्री यानी इतिहास की यात्रा पर चलेंगे और आखिर में हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी इसकी पारंपरिक प्रणाली का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एनिमल डाइवर्सिटी यानी प्राणियों की विविधता। अपने आसपास देखो, कुछ एनिमल्स इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखते भी नहीं, जैसे कि अमीबा, और दूसरी तरफ कुछ इतने विशाल हैं जैसे कि ब्लू व्हेल। कुछ जमीन पर रहते हैं जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं जिन्हें एक्वाटिक कहा जाता है, और कुछ हवा में उड़ते हैं जिन्हें एरियल कहते हैं। किसी के ऊपर स्केल्स यानी शल्क होते हैं जैसे मछली या सांप, तो किसी के ऊपर फेदर्स यानी पंख होते हैं जैसे बर्ड्स, और किसी के ऊपर हेयर या फर होता है जैसे हम मैमल्स। यही है एनिमल डाइवर्सिटी, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग आकार। अब आते हैं उस लाइब्रेरी वाली प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर। इस डाइवर्सिटी की समस्या को सुलझाने का तरीका है एनिमल क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटीज यानी समानताओं और उनके डिफरेंसेस यानी विभिन्नताओं के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी लाइब्रेरी वाली प्रॉब्लम में हमने सारी साइंस की बुक्स एक सेक्शन में, हिस्ट्री की बुक्स दूसरे सेक्शन में और मैथ्स की बुक्स तीसरे सेक्शन में रख दी। इससे क्या हुआ? स्टडी आसान हो गई। यही क्लासिफिकेशन का काम है। तो हमने ये सिस्टम तो बना लिया, ये कैटलॉगिंग कर ली, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के फायदे। ध्यान देना बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। चलिए एक एक करके इन सारे बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम्स कन्वीनियंट। मतलब जानवरों की पढ़ाई, उनका अध्ययन बहुत कन्वीनियंट यानी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर आपको बिग कैट्स के बारे में पढ़ना है तो आप एक टाइगर को अच्छे से स्टडी कर लो। आपको लायन, लेपर्ड, चीता सबके कॉमन फीचर्स का आइडिया लग जाएगा। आपको हर एक को अलग से डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में इसको कैसे लिखना है? क्लासिफिकेशन से विशाल जीव प्रजातियों का अध्ययन सरल हो जाता है। दूसरा बेनिफिट गिव्स एन आइडिया अबाउट एनिमल एवोल्यूशन, यानी ये एनिमल एवोल्यूशन जीव विकास के बारे में जानकारी देता है। जब हम एनिमल्स को ग्रुप्स में रखते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखता है
कि कैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। ये एवोल्यूशन की पूरी कहानी बताता है। तीसरा, हेल्प्स इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि ये सही पहचान करने में मदद करता है। अगर आपको कोई नया अनजान जानवर मिलता है तो आप उसके कैरेक्टर्स को पहले से बने हुए ग्रुप से मैच करके उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो। चौथा, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये दूसरे जीवों के साथ संबंध समझने में मदद करता है। क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि कौन सा एनिमल किससे ज्यादा रिलेटेड है। जैसे एक बंदर इंसान से ज्यादा रिलेटेड है एक मछली के कंपैरिजन में। और आखिरी बेनिफिट, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हैबिटेट एंड अडैप्टेशंस। हर ग्रुप के एनिमल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट यानी निवास स्थान में रहते हैं और उनके अंदर उस हैबिटेट के लिए स्पेशल अडैप्टेशंस यानी अनुकूलन होते हैं। जैसे पोलर बेयर में ठंड से बचने के लिए थिक फर होता है। क्लासिफिकेशन से ये सब समझना बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन का आइडिया है, ये अचानक से एक दिन में नहीं आया। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरा इतिहास है। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन के तरीके भी बदलते गए, इवॉल्व होते गए। तो चलिए अब हम टाइम ट्रैवल करते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की कोशिश की थी एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। उनके सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। उनके बाद भी थियोफ्रास्टस, प्लाइनी और महान साइंटिस्ट लिन्नेयस ने भी इसी आर्टिफिशियल सिस्टम को फॉलो किया। फिर जब साइंस ने और तरक्की की, तब आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ज्यादा डीपर कैरेक्टर्स यानी आंतरिक गुणों पर बेस्ड था। और फाइनली जो सबसे मॉडर्न सिस्टम है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशन यानी विकास के आधार पर वर्गीकरण। इसको डॉबझांस्की और मायर जैसे साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया। अब हम इन तीनों सिस्टम्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिस्टम से। हमारा सब टॉपिक 1 है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम को सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने यूज किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहते हैं। यह क्लासिफिकेशन का सबसे पहला अटेम्प्ट था, सबसे पहली कोशिश थी। तो एरिस्टोटल ने क्या क्राइटेरिया यानी क्या मापदंड यूज किए? बहुत ही सिंपल, जो चीजें आसानी से आंखों से दिख रही थीं। उन्होंने एनिमल्स को उनके बॉडी साइज के आधार पर, उनकी हैबिट्स यानी आदतों के आधार पर और उनके हैबिटेट यानी निवास स्थान के आधार पर क्लासिफाई किया। हैबिटेट का मतलब वो जमीन पर रहते हैं, पानी में रहते हैं या हवा में उड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी जीव हवा में उड़ता है एरिस्टोटल ने उसको एक ग्रुप में डाल दिया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी। इसके हिसाब से एक बर्ड यानी पक्षी और एक बैट यानी चमगादड़ दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों उड़ते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक बर्ड और एक बैट बहुत अलग हैं। इसलिए इस सिस्टम को आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब गैर प्राकृतिक, क्योंकि ये सिर्फ सुपरफिशियल यानी ऊपरी कैरेक्टर्स पर बेस था, असली रिलेशनशिप्स पर नहीं। एग्जाम में लिखने के लिए याद रखिए, द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was based on few easily observable morphological characters and had many limitations. तो आर्टिफिशियल सिस्टम की इन्हीं लिमिटेशंस, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया और बेहतर सिस्टम डेवलप किया। इसे कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं कि ये पिछले सिस्टम से बेहतर कैसे था। ये सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम से बेहतर क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स पर नहीं, बल्कि फंडामेंटल यानी मूलभूत इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आंतरिक गुणों पर बेस था। इसमें साइंटिस्ट ने एनिमल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संरचना को देखा। उन्होंने टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के प्रकार को स्टडी किया। उन्होंने क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों का स्ट्रक्चर देखा और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी जैव रासायनिक गुणों को भी कंसिडर किया। अब इस सिस्टम के हिसाब से बैट और बर्ड अलग अलग ग्रुप्स में रखे गए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, उनके सेल्स अलग हैं। एग्जाम के लिए इसकी डेफिनेशन है, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन वेरियस इंटरनल प्रॉपर्टीज दैट डिपिक्टेड द ट्रू रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब आते हैं सबसे एडवांस्ड और एक्यूरेट सिस्टम पर, जो आजकल वाइडली यूज होता है। हमारा सब टॉपिक 3 है इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये सिस्टम पूरी तरह से इवोल्यूशन यानी जीव विकास पर बेस्ड है। इस सिस्टम को डॉबझांस्की और मेयर ने यूज किया था। ये सिस्टम इस बात पर बेस्ड है कि कौन सा एनिमल किसका एंसेस्टर यानी पूर्वज है और वो एवोल्यूशन की प्रोसेस में कब और कैसे एक दूसरे से अलग हुए। इसे समझने के लिए आप एक फैमिली ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक फैमिली ट्री में आपके दादा दादी, फिर आपके पेरेंट्स, फिर आप आते हैं। ये आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। बिल्कुल वैसे ही इस सिस्टम में हम एनिमल्स का एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं जो उनके कॉमन एंसेस्टर्स और उनके आपसी रिश्तों को दिखाता है। ये क्लासिफिकेशन का सबसे आधुनिक और सबसे एक्यूरेट सिस्टम माना जाता है।
अब जब हमने हिस्ट्री समझ ली है तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन का ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक तरीका। इस मेथड में सबसे पहले पूरे एनिमल किंगडम को एक बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टर, एक बहुत ही बुनियादी गुण के आधार पर दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि पूरे एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम्स में बांटा गया है और ये दो ग्रुप्स हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ये क्लासिफिकेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे पहला बड़ा बंटवारा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे मेन डिफरेंस है पहला पॉइंट, नोटोकॉर्ड। ध्यान से सुनिए, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है यानी नहीं होता, जबकि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। बाकी पॉइंट्स देखते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड यानी पीठ की तरफ होता है, जबकि कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल साइड यानी पेट की तरफ आगे होता है। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड वेंट्रल, सॉलिड और पैड होता है, जबकि कॉर्डेट्स में ये डॉर्सल और हॉलो यानी खोखला होता है। और आखिरी पॉइंट, नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, जबकि कॉर्डेट्स में ये लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर जरूर प्रेजेंट होते हैं। हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड। ये है क्या? इस डायग्राम को देखो। नोटोकॉर्ड एक लंबा रॉड जैसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो एनिमल की बॉडी में डॉर्सल साइड यानी पीठ की तरफ मौजूद होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका काम है नर्व टिश्यू को बाकी बॉडी से अलग रखना और बॉडी को एक सपोर्ट, एक ढांचा देना है। तो याद रखिए, जिनके पास ये नोटोकॉर्ड है वो है कॉर्डेट्स और जिनके पास नहीं है वो है नॉन कॉर्डेट्स। बिल्कुल सिंपल। तो बच्चों, चलिए इस लेसन को एंड करने से पहले एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने पार्ट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सीखी। चलो एक क्विक रिकैप हो जाए। एग्जाम के लिए आपको इन पॉइंट्स पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। ये 5 पॉइंट्स तो बिल्कुल बाय हार्ट कर लेने हैं। पहला, एनिमल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांटने की प्रक्रिया। दूसरा, क्लासिफिकेशन के कोई भी 3 से 4 बेनिफिट्स, जैसे अध्ययन आसान हो जाता है, इवोल्यूशन का आइडिया मिलता है, एक्सेट्रा। तीसरा, आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम के बीच का मेन डिफरेंस। याद है ना, एक सिर्फ ऊपरी कैरेक्टर्स पर बेस्ड है और दूसरा आंतरिक गुणों पर। चौथा, नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है? एक लंबा रॉड जैसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो डोर्सल साइड पर होता है। और पांचवा, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का मेन डिफरेंस जो कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन की फाउंडेशन यानी नींव सेट कर ली है। हमने इसकी हिस्ट्री और ट्रेडिशनल मेथड का इंट्रोडक्शन देख लिया है। लेकिन अब आगे क्या? आजकल साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन के लिए और भी एडवांस क्राइटेरिया यूज करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 में हम इन्हीं नए साइंटिफिक क्राइटेरिया को, नए मापदंडों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि बॉडी सिमेट्री क्या होती है, जर्म लेयर्स क्या होते हैं और बॉडी कैविटी या सीलोम क्या होता है। तो अगले लेसन के लिए तैयार रहिए, जहां हम और भी डीपर कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.